तो स्टार्ट करें। चलो एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। डाउट भेजा था सर, प्लीज उसका भी आंसर बता दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डाउट भेजा है क्या तुमने? चलो लास्ट में पूछ लेना ना, डाउट कर लिया। देखो, तो हमने पिछले क्लास में बच्चा स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन इन प्लांट। इससे क्वेश्चन बच्चा हमेशा आएंगे। जो भी आप फूड लेते हो तो उसको आपको ब्रेक करना है। जो भी फूड आपने इनटेक किया उसे ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी देगा इसी को कहते हैं बच्चा रेस्पिरेशन। ठीक है। हाँ, वो बच्चा रेस्पिरेशन अलग था, ब्रीदिंग एंड एक्सहेल। जो सांस लिया लंग्स में गए, लंग्स से हार्ट में गया और हार्ट से टिश्यू तक गए, वो बच्चा आपका था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। हमारा टॉपिक है बच्चा जो ऑक्सीजन टिश्यू से अब निकल के सेल में गया, सेल के अंदर में से ऑक्सीजन का क्या हुआ, इसे कहेंगे बच्चा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जूलॉजी में जो पार्ट आपने पढ़ा था, टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंच गया, वहां से सेल में जाएगा, तो सेल में जो जाएगा उसका क्या होगा, फूड को तोड़ेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे, बच्चा रेस्पिरेशन कहलाएगा। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया था कि आपने 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 कंज्यूम किया, कितने कार्बन के? 6 कार्बन के। उसे बच्चा आपने ब्रेक किया। फटाफट से ध्यान सुनना, प्रोसेस का नाम बच्चा ग्लाइकोलिसिस। प्रोसेस का नाम था ग्लाइकोलिसिस। कितने स्टेप के थे? तो याद रखिएगा 10 स्टेप के थे। उनमें से बच्चे स्टार्टिंग के 2 स्टेप पे बच्चा लोग 2 एटीपी खर्च हुआ था, याद करो, मैंने आपको बताया था। बाद में बच्चा आपको 4 एटीपी डायरेक्ट बने थे। डायरेक्ट कहने का मतलब जो डायरेक्टली सबस्ट्रेट बनाएगा उसे कहते थे बच्चा डायरेक्ट। एटीपी कितने बने थे? 4। तो नेट कितना बचा? 2 एटीपी। और ये बन गए थे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। अब अगर ऑक्सीजन सेल में अवेलेबल है तो ये पायरुविक एसिड बच्चा इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में वो एक प्रोसेस में जाएगा जिसे कहेंगे बच्चा लिंक रिएक्शन। एनसीईआरटी में नाम नहीं है लेकिन ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड क्या होगा, ये लिंक रिएक्शन क्या है, वो बस बच्चा एक पॉइंट का है। लिंक रिएक्शन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी सा पार्ट है, ध्यान सुनिएगा। देखिए पायरुविक एसिड कितने मॉलिक्यूल है बच्चा? 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड कितने कार्बन का? सर 3 कार्बन के। तो मैं यहाँ पर कार्बन बच्चा लिख दे रहा हूं कि आप गड़बड़ ना करो, 1 2 एंड 3। ठीक है सर। इस लिंक रिएक्शन में क्या होगा? लिंक रिएक्शन में ना आपको बच्चा 2 चीजें करना है। यहां से आपको इस कार्बन को बच्चा तोड़ना है। कार्बन तोड़ेंगे और कार्बन बच्चा CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो CO2 के फॉर्म में निकलना इसे कहते हैं बच्चा डी कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम? CO2 का निकलना डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो यहां पे एनसीईआरटी का लाइन लिख देता हूं, डी कार्बोक्सिलेशन। तो सर पायरुविक एसिड तो 2 है, तो 2 बार लिंक रिएक्शन चलेगा, तो 2 CO2 रिलीज होंगे। हाँ 2 CO2 रिलीज होंगे। डन। प्रोसेस का नाम डी कार्बोक्सिलेशन। लेकिन साथ साथ यहां ऑक्सीडेशन भी होगा। ऑक्सीडेशन मतलब बच्चा हाइड्रोजन का रिमूवल। तो यहाँ हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए एजेंट आएगा बच्चा लोग NAD+। याद कीजिए इस चैप्टर में हमेशा हाइड्रोजन को रिलीज कराने की बात करेंगे, इसी का नाम ऑक्सीडेशन है। तो हमने NAD लाया, हाइड्रोजन को लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH एंड H+ में। बताया था ना आप लोगों को अच्छे से। सर यहाँ तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है, तो 2 मॉलिक्यूल NAD आएंगे और 2 NADH बच्चा बन जाएगा। तो सर इस प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन। इसलिए आपके एनसीईआरटी ने 2 वर्ड यूज किया बच्चा, ऑक्सीडेशन भी हुआ और डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ। तो दोनों को मिलाइए, क्या नाम हो जाएगा बच्चा? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, यानी ऑक्सीडेशन भी हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन भी हो गया, CO2 भी निकल गए और हाइड्रोजन भी निकल गए। सर बनेगा क्या? तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन के थे, अब 2 कार्बन के बच्चे प्रोडक्ट बनेंगे। नाम है एसिटाइल कोएंजाइम। आपने नाम सुना है एसिटिक एसिड का? हाँ, 2 कार्बन का होता है ना, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, 2 कार्बन के एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर नाम होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। कितने कार्बन के भाई? 2 कार्बन के। ऐसे से कितने मॉलिक्यूल बच्चा? 2। तो 2 × 2 कितने हो गए बच्चा? 4।
और 2 कार्बन तो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो गए। लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम चाहिए, याद रखिएगा। इस प्रोसेस को करने के लिए यहाँ पर एंजाइम चाहिए। आपके एनसीईआरटी ने इस एंजाइम का नाम मेंशन किया है, याद रखिएगा। नीट में पिछले साल क्वेश्चन भी आया था 2 साल पहले। इसका नाम है बच्चा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। देखिए नाम भी लिखा है, पायरुविक एसिड से उसने हाइड्रोजन को निकाला तो नाम पड़ा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। आ गई, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, शॉर्ट फॉर्म में बच्चा पीडीएच कह सकते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। तो नीट में क्या क्वेश्चन आया था, इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए बच्चा कोफैक्टर चाहिए। आपको पढ़ाया गया ना, एंजाइम एक्टिवेट करने के लिए कोफैक्टर्स चाहिए। तो यहाँ पर जो कोफैक्टर्स है कुछ मेटेलिक आयंस है, जैसे बच्चा Mg+2 मैग्नीशियम आयन यहाँ पर कोफैक्टर का काम करेगा। ये मैं नहीं कह रहा बच्चा, ये आपके एनसीईआरटी में, यहाँ देख लीजिए ये एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी में अगर आप ध्यान से देखिएगा, देख लीजिए यहाँ पास ये बच्चे, यही मैंने आपको इक्वेशन बताया, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, ऊपर में देखिए बच्चा Mg+2 लिखा गया है, पायरुविक एसिड लिखा गया है। एनसीईआरटी ने बैलेंस नहीं किया, मैंने बोला था बच्चे 2 पायरुविक एसिड है लिखा, और यहाँ पर 2 बार ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए कौन आएंगे, NAD+, हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, NADH में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा, CO2 का निकलना, डिकार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पर कोएंजाइम A को ऐड कर दिया जाएगा। तो क्लियर है ये आपका बच्चा, यही मैंने बोला ये लिंक रिएक्शन है। क्लियर है सभी को? मैं पढ़ देता हूँ एनसीईआरटी का लाइन, पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया वो टूटा ग्लूकोज में, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में गया, एंड कहां गया बच्चे, साइटोप्लाज्म में, जिसे एनसीईआरटी ने साइटोसोल लिखा है, साइटोप्लाज्म को ही साइटोसोल लिखा है, ठीक है। उसके बाद बने पायरुविक एसिड, इट इंटर्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर किए, एंड अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये एनसीईआरटी का वर्ड है, बाय ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जहां डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज। कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, याद रखिएगा एंजाइम। The reaction catalyzed by pyruvate dehydrogenase required the participants several coenzymes. कौन-कौन है? कोफैक्टर बताया था ना, कोफैक्टर कई तरह के होते हैं, मेटालिक आयंस भी हो सकते हैं, और बच्चा प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम ए भी हो सकता है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा भी। तो यहाँ पर कोएंजाइम के फॉर्म में कौन है, NAD+ एंड कोएंजाइम ए। चलिए यहां तक आपको क्लियर है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में कहां जाएगा, क्रेब्स साइकिल में, और आगे का प्रोसेस हम लोग आगे लीड करेंगे। तो फिलहाल के लिए देखिए सभी को क्लियर है लिंक रिएक्शन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, लिंक रिएक्शन बच्चा 2 बार चले, लिंक रिएक्शन 2 बार चला, क्यों? क्योंकि पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल थे तो 2 बार लिंक रिएक्शन चले। अब मुझे बताइए लिंक रिएक्शन के दौरान में कितने CO2 बने, आप आंसर कीजिएगा मैसेज बॉक्स में, कितने CO2 रिलीज हुए, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ ना, हाँ। अब बताइए कितने वाटर बने, और बच्चा बताइएगा कि कितना ATP बना। ATP यानी डायरेक्ट बने उसे SLP कहते हैं, और जो बच्चा ETS से बनता है उसे OP कहते हैं। चलिए बताइए आप लोग, CO2 कितने रिलीज हुए, फटाफट बता। एक पायरुविक एसिड था, एक CO2 रिलीज किए, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड थे तो बच्चा कितने CO2 रिलीज हुए, 2 मॉलिक्यूल, डन। अब बताओ वाटर कितने बनेंगे, सोचो। NADH कितने बने थे सर, NADH बना था 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल NADH बने थे ना, तो 2 NADH इक्विवेलेंट टू ETS में जाएगा बच्चा, तो कितने वाटर बनेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, डन। और अब बताइए ATP, SLP से डायरेक्ट ATP बने थे क्या, 0, कोई ATP नहीं बना। OP से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, याद करो 2 मॉलिक्यूल आपके NADH बने हैं, पिछले क्लास में आपको अच्छे से बताया था। NADH कहां जाएगा, ETS में, और NADH ETS में जब जाएगा तो एक NADH से बच्चा 3 ATP बनेंगे, तो 2 NADH है, इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ATP, आंसर इज द 6 ATP। तो क्या ये आपको ATP का, CO2 का, वाटर का बैलेंस क्लियर हो गया, फटाफट बोलो, चलो फटाफट मैसेज करो, हैंड रेज करो, यहां से फिर आगे चलना है हमको। हो जाएगा लिंक रिएक्शन? यस सर।
आसान है, लिंक रिएक्शन में तो कुछ भी नहीं है ऐसा। डन, आगे चले। चल अब हमें आगे में चलना है कि हमारे पास बच्चा 2 एसिटाइल कोएंजाइम है। अब 2 एसिटाइल कोएंजाइम है तो हमें अब चलाना पड़ जाएगा बच्चा लोग क्रेब साइकिल। नाम सुना है ना सभी ने, क्रेब साइकिल। इसी को हम लोग कहेंगे टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सर क्यों? इसी को हम लोग कहेंगे बच्चा सिट्रिक एसिड साइकिल। सर क्यों? सबका आंसर है सिट्रिक एसिड साइकिल। देखिए सबसे पहला क्रेब साइकिल इसलिए कहा क्योंकि इसे क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था। हैंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा, इसलिए नाम क्रेब साइकिल। टीसीए क्यों कहा? इसके जो बच्चा प्रोडक्ट्स बनेंगे, जब साइकिल चलेगा तो जो बच्चा प्रोडक्ट्स बनेंगे, स्टार्टिंग के जो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें बच्चा 3 कार्बोक्साइल ग्रुप होगा। कितने कार्बोक्साइल ग्रुप बच्चा? एक कार्बोक्साइल ग्रुप। कितना कार्बोक्साइल है? 3। तो मुझे बताइए ना, जो प्रोडक्ट बने उनके अंदर कितने कार्बोक्साइल ग्रुप है? 1, 2 और 3। 3 कार्बोक्साइल ग्रुप है तो नाम पड़ा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। देन पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिट्रिक एसिड बनेगा, इसलिए नाम सिट्रिक एसिड साइकिल। डन। चलिए अब मैं जो बोलूंगा बच्चा ध्यान से सुनना। टोटल क्रेब साइकिल में होंगे 10 स्टेप। टोटल कितने स्टेप है? 10 स्टेप। अभी रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, समझिए चीजों। टोटल 10 स्टेप है, ठीक है। 10 स्टेप में से बच्चा जो भी होंगे इवन नंबर के, जो भी स्टेप कौन होगा बच्चा? इवन नंबर का होगा ना, जैसे 2, जैसे 4, जैसे 6, जैसे 8, जैसे 10। याद हुआ? इनमें से क्रेब साइकिल टोटल बच्चा कितने स्टेप के होने? 10 स्टेप के। ट्रिक्स बता रहा हूं। उनमें से जो इवन नंबर का है 2, 4, 6, 8 और 10, इनमें से 2 को हटा दीजिए बच्चे। जो आप 4 नंबर स्टेप पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, इन सभी स्टेप पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन क्या मैंने बोला है? ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ कितने बार ऑक्सीडेशन होना है क्रेब साइकिल में? बोलो कितने बार? 4 बार। 4 पे 6, 8 एंड 10। ऑक्सीडेशन मतलब सर हाइड्रोजन का निकलना। तो यहां पर 4 नंबर पे, 6 नंबर पे और 10 नंबर पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो बच्चा NAD से होगा। NAD+ आएगा, हाइड्रोजन लेगा और NADH और H+ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो 8 नंबर बच्चा इंपॉर्टेंट है, वहां हाइड्रोजन निकलेगा लेकिन NAD+ नहीं लेगा इस हाइड्रोजन। यहां पर उसे एक्सेप्ट करने के लिए बच्चा होते हैं FAD ना, और हाइड्रोजन लेकर के बच्चा बन जाएगा FADH2। FAD+ नहीं थे, FAD था, हाइड्रोजन लिए FADH2 में कन्वर्ट हो गए। क्या बात समझ में आई? तो कितने बार ऑक्सीडेशन बोलिए? 4 बार। 4 पे NAD से, 6 पे NAD से, 10 पे NAD से। 3 बार बच्चा NADH बने। एक NADH 3 ATP बनाता है, तो 3 NADH बच्चा 9 ATP। एक बार बच्चा हुआ फैट से, कौन से स्टेप पे? 8। और FADH2 बच्चा जब ETS में जाएगा तो उससे 3 ATP ना बन करके 2 ATP बनेंगे। कितने ATP बनेंगे बोलो? 2 ATP। तो मुझे बताइए टोटल कितने ATP बन रहे हैं? 9 ATP NADH की हेल्प से, 2 ATP FADH2 की हेल्प से। 9 और 2 कितने हो गए बच्चे लोग? 11। तो टोटल अभी 11 ATP का हिसाब किताब मैंने दिया। डन, 11 ATP बन रहे। एक ATP जब आप 7th नंबर पे जाइएगा, अभी मैं बताऊंगा, डिटेलिंग करूंगा, 7 नंबर पे जाइएगा तो एक ATP बच्चा डायरेक्टली बन जाएगा। एक ATP डायरेक्ट बनेगा जिसे हम लोग कहते हैं बच्चा डायरेक्ट ATP SLP, सबस्ट्रेट लेवल से बन जाएगी। यही नीट में क्वेश्चन आया कि क्रेब साइकिल में कितने बार डायरेक्ट ATP यानी SLP से बने हैं। तो आंसर है बच्चा एक ATP। किस पोजीशन पे? 7th पे। तो टोटल ATP का फॉर्मेशन कितना हुआ बच्चा? 12। समझ में आया? तो फिर से मैं बोल रहा हूं, क्रेब साइकिल टोटल कितने स्टेप के? 10 स्टेप। 10 में जो भी इवन नंबर का स्टेप,
2 4 6 8 10, इनमें से 2 को बच्चा हटा दो, 4 पे 6 पे 8 पे 10 पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना। 3 बार NAD प्लस के हेल्प से होगा, NADH बनेंगे। एक NADH 3 ATP, 3 NADH 9 ATP। एक बार FADH2 करेगा, फैट आया H2 लेके गया, उससे बनेंगे बच्चा 2 ATP। 9 और 2 कितने हो गए बच्चा? 11 ATP। एक ATP डायरेक्टली बनेगा सबस्ट्रेट लेवल से स्टेप नंबर 7 पे, तो टोटल कितने हो गए बच्चा? ATP बोलिए क्रेब साइकिल में 12। अब मुझे बताइए कि एक क्रेब साइकिल से 12 ATP बनते हैं। क्रेब साइकिल कितनी बार चलता है, किसी को याद है? सर एक ग्लूकोज खाएंगे तो 2 पायरुविक एसिड बनेगा, तो सर 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, और एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक बार क्रेब साइकिल चला तो 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा। तो एक साइकिल से बच्चा 12 एटीपी, तो 2 साइकिल से बच्चा 24 एटीपी नहीं हो जाएंगे? तो 24 एटीपी कौन दे रहा है हमारा? अकेले क्रेब साइकिल। लिंक रिएक्शन से अभी बताया था बच्चा 6 एटीपी बने, 24 से 6 30 एटीपी, और 8 एटीपी का हिसाब किताब बच्चा ग्लाइकोलिसिस में मैंने दे रखा है। तो क्या आपको 38 एटीपी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं, फिर से क्लियरिटी आपको दे दे रहा हूं कि आप गड़बड़ नहीं कीजिए। आपको मैंने बोला कि जब आपने ग्लाइकोलिसिस किया तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान में आपको मैंने क्या बोला था कि ग्लाइकोलिसिस जब होगा तो उस दौरान में टोटल 4 एटीपी बनेंगे एसएलपी से। 4 एटीपी यानी कि डायरेक्टली सब बन गए डायरेक्ट वाले। 2 एटीपी खर्च हुए, 2 एटीपी खर्च हुए, नेट बताओ तुम लोग। 4 बने, 2 खर्च हुए, नेट कितना हो गया बच्चा? 2 एटीपी। लेकिन यहां पास आपको ऑक्सीडेशन भी हुआ था, और ऑक्सीडेशन से 2 NADH बने थे, तो 2 NADH इज इक्विवेलेंट टू 6 ATP। जब NADH जाएगा ETS में तो बच्चा उसके हेल्प से कितने ATP बनेंगे? 6 ATP। तो 6 और 2 कितने हो गए बोलो? 8। क्यों? ग्लाइकोलिसिस के दौरान में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH और H+ भी बनते हैं। डन। तो ये हो गया बच्चा ग्लाइकोलिसिस का हिसाब किताब। चलिए अब बताओ लिंक रिएक्शन। अभी आपको लिंक रिएक्शन मैंने अच्छे से पढ़ाया, तो लिंक रिएक्शन के दौरान में क्या हुआ था बताइए? सर लिंक रिएक्शन में क्रेब साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम बना, और उस दौरान हुआ था बच्चा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। 2 मॉलिक्यूल बने थे, 2 मॉलिक्यूल बच्चा NADH और H+ बने थे, यानी 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई, हाइड्रोजन को निकाल लिया, 2 बार ऑक्सीडेशन हो गया। तो 2 NADH इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी एटीपी बोलिए आप लोग? 6 एटीपी। हाउ मेनी एटीपी बच्चे लोग? 6 एटीपी। डन। तो बताइए अभी तक कितने एटीपी हो गए बोलो? 14। 8 ग्लाइकोलिसिस से, 6 और 2 8, 6 बचा लिंक रिएक्शन, कितने हुए बचा? 14। ढूंढना कितना है? 38। अब बचा कौन? क्रेब साइकिल, यानी क्रेब साइकिल 24 एटीपी देगा। लॉजिकल सोचो, ढूंढने एक ग्लूकोज में कितने एटीपी देते हैं? 38। तो अब मुझे कितना मिल चुका है अभी तक? 14। अब चाहिए कितना? 24। क्रेब साइकिल कितने बार चलेगा? 2 बार। तो देखिए क्रेब साइकिल में अभी मैंने आपको हिसाब किताब दिया, फिर से समझ लीजिए। क्रेब साइकिल टोटल कितने स्टेप का? 10। 10 में से 3 स्टेप, कहां कहां? 3 स्टेप मैंने कहा बोला कि यहां पर 4 बार ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें से 4 नंबर याद आया, 6 नंबर याद आया, 10 नंबर यहां पर बच्चा ऑक्सीडेशन होगा NAD+ के हेल्प से, और NADH बनेंगे। एक NADH 3 ATP, तो हो गया बच्चा 9 ATP। डन। 9 ATP। और एक बार बनेगा बच्चा, एक बनेंगे FADH2। FADH2 से कितने ATP बनते हैं? 2। तो 9 और 2 कितने ATP हो गए बच्चा? 11 ATP। 11 ATP। फिर मैंने आपको क्या बताया जो नीट का क्वेश्चन था? एक ATP बच्चा डायरेक्टली सबस्ट्रेट से बन जाता है, तो टोटल बच्चा एक ATP डायरेक्ट बन गए, तो टोटल क्रेब साइकिल से कितने ATP बने? 12 ATP। और क्रेब साइकिल कितने बार चलेगा? 2 बार। तो टोटल ATP 24।
लिंक रिएक्शन 6:30, 8 ग्लाइकोलिसिस। क्या 38 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बोलिए। ग्लाइकोलिसिस 8, लिंक रिएक्शन 6, 8 और 6 14, बनने 38। इसका मतलब है क्रेब्स साइकिल ही बचा, कितने? 24 देगा। एक क्रेब्स साइकिल से 12 एटीपी, 2 क्रेब्स साइकिल से 24 एटीपी। क्या बच्चा आपका बैलेंस शीट क्लियर है? हाँ या ना में बोलिए, क्योंकि मैं डिटेल करके तो कर दूं। बोलो, आया समझ में? बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो अब मैं क्रेब साइकिल थोड़ी डिटेल में जा, लेकिन डिटेल में जाऊं इससे पहले मैं एक ट्रिक दे देता हूं। ट्रिक फॉलो कीजिए। क्रेब साइकिल में बच्चा 10 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे बच्चा? 10 स्टेप होगा, 10 प्रोडक्ट बनेंगे। तो मान लीजिए बच्चा, ये आपका पहला स्टेप हुआ, और बच्चा जो पहला प्रोडक्ट बना वो बच्चा सी नाम का होगा। किस नाम का होगा? सी। ट्रिक दे रहा हूं, सी फॉर याद रखिए बच्चे, क्रिकेट। सी फॉर क्रिकेट। सेकेंड हुआ, उससे भी बच्चा जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी बच्चा सी नाम का होगा, तो याद रखिए क्रिकेट, सी फॉर काउंसिल। और थर्ड जो प्रोडक्ट होगा स्टेप से जो बना बच्चा, उसका नाम होगा आई से, तो नाम रखिए इंडिया। तो ऐसे याद करके, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर काउंसिल, आई फॉर इंडिया। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके। यानी क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया एक मैच कराना चाहती है, तो उसने बहुत सारे प्लेयर को सिलेक्ट करना है, तो उसमें उसने ओके कर दिया। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ने ओके कर दिया, ठीक है। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके विथ के फॉर कोहली, कोहली, एस फॉर सचिन, एस फॉर सचिन, एस फॉर सहवाग, एस फॉर बच्चा सहवाग। उसके बाद में एफ फॉर फैंटास्टिक, एफ फॉर फैंटास्टिक, ठीक है। एम फॉर महेंद्र सिंह, एम फॉर बच्चा महेंद्र सिंह। और धोनी नहीं करना है बच्चा, धोनी की जगह आपको करना है ओ फॉर ओनी, ओ फॉर ओनी। धोनी नहीं करना, ओनी करना है। तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यही बच्चा 10 स्टेप में प्रोडक्ट बने। कौन कौन है? तो सबसे पहले सी फॉर क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, CCI is okay, O for okay with Kohli, Sachin, Sehwag and fantastic महेंद्र सिंह धोनी। डन, समझ में आ गया? अब देखिए, तो आपका पहला स्टेप ये बच्चा हो गया, दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप ये हो गया बच्चा, थर्ड, फोर्थ। ट्रिक से पढ़िए, याद हो जाएगा। 6, 7, 8, 9 और 10। डन बच्चा, ठीक। अब जब मैं बोलूंगा बच्चा ध्यान से सुनना। 10 स्टेप में जो भी बच्चा इवन नंबर का है, कौन कौन? 2, 4, 6, 8 एंड 10 ऑक्सीडेशन होगा। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, पहला मेंबर बच्चा, यहां का पहला मेंबर कौन है? पहला मेंबर बच्चा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। पहला प्रोडक्ट बच्चा सी है, पहला प्रोडक्ट बच्चा सी से बनेगा। अभी क्या नाम है? सिट्रिक एसिड, सिसैकोनेटिक, वो तो बाद में आएंगे, उसका टेंशन मत लो, उसका टेंशन मत लो। तो आपका कहां का ऑक्सीडेशन है देख लीजिए। 4 नंबर पे ऑक्सीडेशन NADH बनने वाला है। और बताओ कहां पे? सर 6 नंबर पे है, NADH बनने वाला है। चलिए 8 पे बताओ ऑक्सीडेशन होगा? हाँ होगा, लेकिन यहां सर FADH2 बनेंगे, हो गया। और सर 10 नंबर पे यहां भी NADH बनेगा। ध्यान सुनना मुझे, इसमें से सबसे महान प्लेयर कौन है? अगर तुम्हें थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट है, सुना होगा दुनिया का सबसे महान प्लेयर, आज तक का सबसे बेस्ट प्लेयर, वो बच्चा नाम है सचिन। तो जब बच्चा एस वाला है ना, एस फॉर सचिन है, एस फॉर सहवाग है, तो सचिन जो है बच्चा बहुत बड़ा प्लेयर है, वो किसी हेल्प से एटीपी नहीं बनाएगा, डायरेक्टली बच्चा डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, डायरेक्टली वो एटीपी बनाएगा। तो याद रखना है, केवल एक ही जगह पे डायरेक्ट एटीपी बनेंगे सबस्ट्रेट के हेल्प से,
वो कौन सा स्टेप है बच्चा? 7 नंबर, याद रहेगा, सचिन और सहवाग के बीच। चलिए अब देखिएगा कोहली, कोहली याद आ रहा है, के फॉर कोहली। तो कोहली के एक स्टेप पहले बच्चा यानी 5वें नंबर एक CO2 निकलेगा। कोहली के एक स्टेप बाद बच्चा 6ठे नंबर पे एक CO2 निकलेगा। क्या याद रहेगा? कोहली से एक पहले CO2 निकलेगा, डिकार्बोक्सिलेशन, एक बच्चा बाद में निकलेगा, डिकार्बोक्सिलेशन। तो कितने बार डिकार्बोक्सिलेशन करना है बोलिए? 2 बार। कोहली से एक पहले, कोहली के एक बाद। तो ये बच्चा इंपॉर्टेंट सारे स्टेप मैंने डिस्कस कर दिए। एटीपी अब सोच लीजिए 12 कैसे बने, मैंने बता दिया आपको। 3 बार नैड से 9 ATP, एक बार फैड आएगा 2 ATP 11, एक बार सचिन और सहवाग के बीच में डायरेक्टली बनेंगे 12 ATP क्लियर। कितने बार डिकार्बोक्सिलेशन होगा? 2 बार, कोहली से एक पहले और कोहली के एक बाद। डन, समझ में आया? क्लियर है सभी को? अब देखना ध्यान यस से, सर। जो बच्चे स्टार्टिंग के पहला वाला C 6 कार्बन के होंगे, बाद वाला बच्चा 6 कार्बन, थर्ड वाला बच्चा 6 कार्बन, फोर्थ बच्चा 6 कार्बन। अब सोचिए 6 कार्बन के स्टार्टिंग बच्चे सभी 6 कार्बन के, लेकिन 5th स्टेप पे एक CO2 निकल गया, यानी कि बच्चा 6 कार्बन में एक CO2 निकल गया। तो कोहली कितने कार्बन का हो गया बच्चा? 5 कार्बन का। सभी 6 कार्बन के। हमने एक स्टेप में एक कार्बन निकाल दिया, अब कितने कार्बन के बच्चे? 5। तो कोहली कितने कार्बन का बच्चा? 5। तो कोहली से पहले जितने भी हैं 6 कार्बन के। अब कोहली के बाद वाले स्टेप पे फिर से CO2 निकलेगा, फिर से कार्बन का लॉस हो गया। तो अब सारे कितने कार्बन के होंगे बच्चा? 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन। तो कोहली से पहले सारे 6 कार्बन, कोहली के बाद सारे 4 कार्बन, और कोहली खुद कितने कार्बन का बच्चा? 5 कार्बन। क्या ये भी आपको समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. यस सर। ट्रिक्स क्लियर है? क्योंकि आप केवल नाम बोलेंगे और फिट कर देंगे, ठीक है? तो अब बताओ कितने बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, फटाफट बताओ तो। सर 2 बार। 2 बार, एक कोहली से पहले और एक कोहली के बाद। चलिए कितने बार SLP हुआ बोलो? हाउ मेनी टाइम SLP? डायरेक्टली ATP का बनना SLP एक तो बार। कहलाता है एक सर बार, एक बार। सचिन और सहवाग के बीच में। इनमें से केवल एक ही है जो 5 कार्बन का है, बताओ कौन? कोहली। इनमें से एक सर यहाँ कोहली। कोहली। कोहली से सारे पहले वाले 6 कार्बन, 6 कार्बन। और उसके बाद वाले, कोहली के बाद वाले 4 कार्बन। डन। चलो अब मैं यहाँ पर फिट कर रहा हूं, डिटेल में जा रहा हूं, मोटा मोटी सारी चीजें आपको बता रहा, ट्रिक्स बता दिया। अब आगे चलते हैं, ध्यान सुनना। देखिए क्रेब साइकिल कैसे स्टार्ट। आपके पास आए बच्चा लोग एसिटाइल कोएंजाइम में, कितने कार्बन का आप बताइएगा, क्योंकि मैंने कई बार बोला एसिटाइल कोएंजाइम में। याद रखिए बच्चा एसिटिक एसिड से। बताओ एसिटिक एसिड कितने कार्बन के? सर 2 कार्बन सर के। 2। तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन के बच्चा? 2। 2 कार्बन। अब सबसे पहले यहाँ के फर्स्ट मेंबर से मिलेगा, ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिखा है फर्स्ट मेंबर। तो फर्स्ट मेंबर है बच्चा, उसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA, वही ऊनी वाला, भाई NC ऊनी, O4 ऊनी बोला था। तो पहला मेंबर से वाले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से दोनों जुड़ गए एंजाइम के हेल्प से। सर एंजाइम का नाम याद रखना है? यस, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इस एंजाइम का नाम मेंशन है ना। देखिए कैसे याद करेंगे, क्योंकि पहला प्रोडक्ट बनेगा सिट्रिक एसिड। क्या बनेगा बच्चा? सिट्रिक एसिड। तो बताइए कितने कार्बन हो जाएंगे? सर 4 कार्बन के ओनी, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम A, दोनों मिल गए तो कितने कार्बन के हो गए बच्चा? 6 कार्बन के। डन। इसलिए पहले वाले का एंजाइम याद रखेंगे साइट्रेट सिंथेटिस। एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि ये पहले स्टेप में क्या बना? सिट्रिक एसिड बना, इसलिए साइकिल का नाम भी सिट्रिक एसिड साइकिल। एंजाइम का नाम सिट्रेट सिंथेटिस, क्योंकि सिट्रिक एसिड बनाया। पहला स्टेप क्लियर। चलिए तो पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड, पहला बच्चा मेंबर, मेंबर मतलब जिससे जाके बाइंड किया एसिटाइल कोएंजाइम।
तो वो हो गया बच्चा आपका कौन है, तो आंसर इज ऑक्सैलो एसिटिक। सिट्रिक एसिड क्या करेगा, अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, क्रिकेट कौन से नाम है बच्चा, सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड। ये स्टेप नंबर 2 है। 2 भी कितने कार्बन का बना, 6 कार्बन का। फिर से ये चेंज होंगे स्टेप 3 में और बनेगा आइसोसेट्रिक एसिड, आइसोसेट्रिक एसिड। सर कैसे, आपको इतने डिटेल में नहीं जाना है बच्चा, मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझिएगा। ये भी कितने कार्बन के, 6। स्टार्टिंग वाले पार्ट में एक वाटर अटैच हुआ तो आपको याद नहीं रखना है, वाटर को बैलेंस नहीं करना है आप। पहले वाले स्टेप में वाटर अटैच हुआ, सेकेंड स्टेप में बच्चा वाटर निकल गए, और थर्ड स्टेप में वापस से वाटर बच्चा अटैच हो गया। इसलिए आपके एनसीईआरटी इस स्टेप को मेंशन नहीं करती, क्योंकि वाटर अटैच किया, वाटर निकाला, वाटर डाला, बेकार। यानी सिट्रिक एसिड अपने आइसोमर आइसोसेट्रिक एसिड में कन्वर्ट होना था, कन्वर्ट हो गया। आपके 3 स्टेप तक कंप्लीट हो गए। रिवाइज करा दूं तो ये थे बच्चा आपके C4 क्रिकेट, C4 क्रिकेट यानी सिट्रिक एसिड, C4 कॉन्सिल सिस एकोनिटिक एसिड, C4 कॉन्सिल, और I4 बच्चा क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, I4 आइसोसेट्रिक एसिड। क्या याद हुए, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसेट्रिक एसिड। अभी तक कुछ बड़ा काम हुआ नहीं। अब बताइए क्या बच्चा 4th नंबर पे क्या होगा, क्या ऑक्सीडेशन होगा, यस या नो में बताओ। 4th बच्चा इवन नंबर के स्टेप बोलो, ऑक्सीडेशन Yes, होगा, sir. होगा। तो 4th स्टेप पे आपको ऑक्सीडेशन कराना है, और ऑक्सीडेशन कराने के लिए नेड आएगा, और उसके हेल्प से क्या बन जाएगा बच्चा, NADH और H+। डन। चल, आइसोसेट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो गया तो ये बनेगा बच्चा एक ऑक्सैलो, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। ऊपर में बच्चा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। हाँ, इसी को मैंने कहा था बच्चा क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके, वो मतलब बच्चा ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। जाहिर सी बात है यहाँ ऑक्सीडेशन कराया है, इसका भी कार्बन कितने होंगे बच्चा, 6, क्योंकि मैंने CO2 तो निकाला। अब ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड से अब जाएगा बच्चा कौन सा स्टेप, 5th नंबर का, और अब बनेंगे बच्चा कोहली, याद करो। हाँ, तो नाम होगा बच्चा कोहली का अल्फा कीटो, अल्फा कीटो, अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड। तो मैंने यहां पर बच्चा जो कीटो वर्ड यूज किया ना, वो बच्चा मैंने कोहली के लिए यूज कर दिया। ये जो के वर्ड यूज किया बच्चा किसके लिए यूज किया है, कोहली के लिए। तो मैंने क्या बोला था, कोहली से एक पहले, कोहली से एक पहले CO2 का लॉस होगा यानी डीकार्बोक्सिलेशन। तो अब बताइए, पहले सारे 6 कार्बन के थे, एक CO2 लॉस हो गया, तो अब जो कोहली बना होगा तो बताइए कितने कार्बन के होंगे, तो सर 5 कार्बन का होगा। कितने कार्बन के बच्चा, 5 कार्बन। ट्रिक भी बताया था, कोहली से पहले वाले सभी 6 कार्बन के, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक, आइसोसेट्रिक, ऑक्सैलोसक्सिनिक, कोहली खुद 5 कार्बन। चलिए अब बताइए आगे क्या होगा, 6th नंबर पे क्या होगा, मैंने आपको अच्छे से बताया, ऑड नंबर है इवन नंबर है, बताइए। सर ये तो है इवन नंबर, यानी कि यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के मतलब यहाँ पर NADH बनेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। और आपको मैंने ये भी बताया था कि कोहली के एक पहले और कोहली के एक बाद डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा, तो यहाँ पर CO2 भी रिलीज होंगे। तो सर यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो गया, हाइड्रोजन हट भी गए, और डिकार्बोक्सिलेशन भी हो गया, दोनों एक साथ हो रहे। तो सर क्या इसे मैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कह सकता हूं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, CO2 का निकलना डिकार्बोक्सिलेशन। तो क्या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं, कह सकते हैं। चलिए अब बताइए क्या बनेगा, सचिन साहब, नाम बच्चा सक्सिनाइल, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। कितने कार्बन के, 4 कार्बन। क्या कोहली के बाद सारे 4 कार्बन की होंगे, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अभी बच्चा एसिटाइल कोएंजाइम में बना था, अब
अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनी। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम स्टेप कितना चल रहा है बच्चा? 6। हाँ, अब स्टेप नंबर 7 पे जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट 7 बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप। सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनेंगे बच्चे लोग सक्सिनिक एसिड। सक्सिनाइल कोएंजाइम से क्या बना? सक्सिनिक एसिड। अब सक्सिनिक एसिड कितने कार्बन के? 4 कार्बन के। कहानी समझ, यहां सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनेगा तो इस दौरान एनर्जी निकलेंगे, और जो एनर्जी निकलेगा बच्चा, उसके हेल्प से एक मॉलिक्यूल बनेगा बच्चा, जीटीपी था, ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट, बन जाएंगे बच्चा जीटीपी। क्या बना? ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो बना बच्चा वो टूटेगा, और टूटने के बाद इस एनर्जी को यूज करेगा कौन? एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा? एटीपी में। तो पहले क्या बना? जीटीपी, फिर वो टूटा, उस एनर्जी को यूज करके कौन बना बच्चा? एटीपी। क्योंकि एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है द जीटीपी इज कपल्ड बाय एटीपी फॉर्मेशन, यानी पहले जीटीपी बनेगा, टूटेगा, और उससे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, यानी जीटीपी और एटीपी का फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ हो रहे, दे आर कपल्ड टू ईच अदर। ये आपके एनसीईआरटी का थ्योरी में लिखा गया। चलिए, अब सक्सिनिक एसिड से आगे चले, स्टेप नंबर 8। आप बताइए स्टेप नंबर 8 पे क्या होना है? फटाफट, किसी को याद है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, और ये बनेंगे बच्चा एफ वाले, फैंटास्टिक महेंद्र सिंह वाले। हाँ, तो ये बने बच्चा फ्यूमैरिक एसिड। ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, फ्यूमैरिक एसिड। कितने कार्बन के? 4 कार्बन के। सर यहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बोलो? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कौन रिमूव करेगा? तो यहाँ पास आएंगे NAD+ और NADH का फॉर्मेशन हो जाएगा। नहीं बच्चा, गलत मैंने बोला। 8वें नंबर पे ऑक्सीडेशन करने के लिए फैड है, तो क्या बनेंगे बच्चा? FADH2। बताया था ना, 8 स्टेप पे ऑक्सीडेशन फैड से होगा। चलिए, अब फ्यूमैरिक एसिड 8 हो गया बच्चा। अब 9 पे चलो। 9th नंबर पे फ्यूमैरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा 9th स्टेप में मैलिक एसिड में। याद करो ना, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते तो ना, फ्यूमैरिक एसिड, मैलिक एसिड एक दूसरे के आइसोमर है, एक सिस फॉर्म होता है, एक ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो फ्यूमैरिक से मैलिक एसिड में कन्वर्शन हो गया। अब ये हो गया बच्चा 9th स्टेप। 9th स्टेप पे कुछ भी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन, डिकार्बोक्सिलेशन नहीं करना। अब मैलिक एसिड वापस से लौटेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्स्ट मेंबर पे ना। ये हो गया बच्चा 10th स्टेप, और 10th स्टेप पे होगा ऑक्सीडेशन, यानी यहां पर रिलीज होंगे एक NADH, एक बच्चा NADH का फॉर्मेशन होगा। हो गया। तो आपको मैंने ट्रिक से क्या बताया था? क्रिकेट देख लीजिए, सिट्रिक एसिड, कॉन्सिल सिस एक्वानेटिक एसिड, इंडिया आइसोसिट्रिक एसिड, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड with कोहली कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड with सचिन। तो सचिन में कौन थे भाई? S4 सचिन, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। महेंद्र सिंह M4 मैलिक एसिड, और O4 बच्चा ओनी, O4 ओनी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो बच्चे इतने डिटेल आपको नहीं करना, आपको एनसीईआरटी में तो बड़ा सिंपल फॉर्म में दे रखा है, ये तो आपके नॉलेज के लिए बता दिया गया, ठीक है, कि हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया जाए तो क्या करोगे? तो आपको बस एनसीईआरटी वाला फिगर ही याद रखना है, वो सिंपल सिंपल 4 स्टेप में बना दिया है, लेकिन मैंने आपको डिटेल से पूरा कहानी बता दिया। डन? समझ में आया? फटाफट बताओ किसे किसे समझ में आया, फटाफट बोलो। यस किसे सर। किसे बॉन्सर से मेरे से हो जाएगा, थोड़ा मेहनत करोगे बच्चा तो हो जाएगा। चल, अब मुझे क्वेश्चन में पूछो, टोटल बच्चा क्रेब साइकिल में टोटल कितने स्टेप हुए? चलो मैसेज करो, मैंने कई बार बताया, अब मैसेज में बताओ तुम। टोटल क्रेब साइकिल कितने स्टेप हुए? बोलिए। तो आंसर इज द 10 स्टेप। 10। इनमें से 2 स्टेप पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, क्योंकि 2 कार्बन वाले बच्चा एसिटाइल कोएंजाइम इंटर, हमने ग्लूकोज खाया, उससे बने पायरुविक एसिड,
उससे बने एसिटाइल कोएंजाइम। तो एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन के, उनको टूटना तो पड़ेगा ना, पूरी तरह से टूटेंगे। तो 2 स्टेप में टूटेगा, 2 स्टेप में CO2 निकलेंगे, 5वें पे और 6ठे पे, याद रहे। ऑक्सीडेशन 4 बार होगा, डीकार्बोक्सिलेशन 2 बार होंगे, और 7वें नंबर पे सचिन से सहवाग, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड जाएगा, तो डायरेक्टली एक एटीपी या जीटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या यह बात समझ में आ गई आपको? फटाफट बोलिए, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, डन, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी ने क्रेब साइकिल को बड़ा सिंपल फॉर्म में लिखा है। ये देखिए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जो आपसे पूछा जाएगा ना, तो एनसीईआरटी बोलेगा ये स्टार्ट कहां से हुआ है, तो देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं। द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल स्टार्ट विथ कंडेंसेशन, जुड़ना, ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसके एसिटाइल ग्रुप जुड़ेंगे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से, एंड वाटर, किसके हेल्प से, मैंने वाटर भी डाला था, टू यील्ड सिट्रिक एसिड। उससे क्या बनेगा बच्चा? सिट्रिक एसिड, पहला प्रोडक्ट। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने लिखा है द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। क्या मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर सिट्रेट सिंथेज का फॉर्मेशन होगा, देन एंजाइम होंगे। इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डीकार्बोक्सिल, यानी एनसीईआरटी ने बीच के स्टेप को हटा दिया। एनसीईआरटी ने बीच के स्टेप को हटा दिए, वो लगातार 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कोहली से एक पहले और कोहली के एक बाद वाली बात कर रही है, क्योंकि एनसीईआरटी के फिगर तो बड़ा सिंपल है। ये देखिए एनसीईआरटी का फिगर खत्म, एनसीईआरटी ने बड़ा सिंपल सा बना दिया है। तो एनसीईआरटी ने बोला 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा, लेकिन लगातार 2 स्टेप होगा। आपको मालूम है कोहली से एक पहले स्टेप ऑफ डीकार्बो लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ, तो पहली बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनेंगे कोहली, एंड देन फिर से होगा तो बनेंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये ऑलरेडी आपको मैंने डिस्कस किया। इन द रिमेनिंग स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल सक्सिनाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज। अब 2 कार्बन के गए थे वो तो टूट गए, अब आगे में जो आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम बना है उसे वापस से लौटना पड़ेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सर ऑक्सीडाइज क्यों बोल रहा है? अरे स्टेप में जब भी आगे के स्टेप में जाएंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन ही तो कहलाता है। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड अलाउ द साइकिल टू कंटिन्यू, तो लगातार साइकिल चलना है तो लगातार ऑक्सैलोएसिटिक एसिड चाहिए, तो लगातार जो सक्सिनाइल कोएंजाइम बने वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो। ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड, बताया था सचिन से सहवाग वाला, ए मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी सिंथेसाइज। पहले क्या बनेगा बच्चा? जीटीपी। दिस इज ए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। यही नीट का क्वेश्चन था कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहां होता है? स्टेप 7 पे सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनने के दौरान इन ए कपल्ड रिएक्शन। लेकिन जो जीटीपी बना है वो कपल्ड हो जाएगा तुरंत, कपल्ड मतलब तुरंत, इज कन्वर्टेड टू जीटीपी विद साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एटीपी। तो वो एनर्जी देगा और एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एटीपी। ऑल्सो देयर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर NAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू NADH। क्या मैंने बताया कि 4 बार ऑक्सीडेशन होगा, 3 पॉइंट पे NADH बनेंगे, एंड 1 पॉइंट वेयर FAD प्लस रिड्यूस्ड टू FADH2, और 1 पॉइंट पे क्या बनेगा बच्चे? FADH2। रियल में यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा करेक्शन है, FAD प्लस नहीं होता बच्चा, FAD होते हैं, हाइड्रोजन लेके FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। The continued oxidation of acetyl coenzyme via the TCA cycle require continuous replacement of oxaloacetic acid। यानी कि अगर लगातार ये साइकिल चलना है तो हमें जरूरी है कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड लगातार बनाना पड़ेगा। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल, पहला मेंबर पूछा जाए तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, पहला प्रोडक्ट बोला जाए तो सिट्रिक एसिड। शुरुआत कहां से की? पहला मेंबर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, एसिटाइल कोएंजाइम से जुड़े और सिट्रिक एसिड बन गए। चलिए, इन एडिशन ऑल्सो रिक्वायर रीजनरेशन ऑफ NADF। ठीक है, क्या यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई? मैंने आपको एनसीईआरटी का थोड़ा डिटेल से कराया तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझ में आ गई। क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट बोलो, आगे का लाइन फिर से समझा देता हूं, फटाफट बोलो, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब लास्ट का लाइन जो एनसीईआरटी कहता है कि इन एडिशन इट ऑल्सो रिक्वायर्ड, यानी जो क्रेब साइकिल चल रहा है उसमें लगातार
NADH में कन्वर्ट हो गया, FADH2 फैट FADH2 में कन्वर्ट हो गया। इट ऑल्सो रिक्वायर रीजनरेशन ऑफ NAD प्लस एंड फैट प्लस फ्रॉम NADH एंड FADH2 रिस्पेक्टिवली। तो ये कहता है कि साइकिल लगातार अगर चलना है तो ये जरूरी है, साइकिल लगातार चलना है ये जरूरी है कि लगातार हमारे NAD प्लस और FAD बनते भी रहे, क्योंकि NAD NADH में कन्वर्ट हो गया, FAD FADH2 में कन्वर्ट हो गया, तो लगातार ये NAD लगातार नया बनते भी रहे। सर कैसे? इट रिक्वायर्ड रीजनरेशन ऑफ NAD प्लस फैट प्लस बनते भी रहे फ्रॉम NADH एंड FADH2 रिस्पेक्टिव। सर कैसे? वो ETS में जाए, अपने हाइड्रोजन को छोड़ दे, यहाँ के NAD प्लस थे NADH में कन्वर्ट हो जाइए, ETS में छोड़ दीजिए हाइड्रोजन, वापस से NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाइए। तो क्रेब साइकिल चलने के लिए ये भी जरूरी है कि लगातार फ्री NAD प्लस होंगे तभी तो हाइड्रोजन निकालेंगे। NADH बन गया, अब ETS नहीं चल रहा है तो हाइड्रोजन देगा नहीं, वापस से NAD प्लस तो बनेंगे नहीं, इसलिए ये जरूरी है कि NAD प्लस वापस से नया फ्रेश बनते भी रहे। डन, आप लोगों को समझ में आ गया ये चीज। अब देखिए एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने बच्चा लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल दोनों को जोड़ दिया। लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल को दोनों को जोड़ के फिगर बनाया, देखो पायरुविक एसिड आया, पायरुवेट, फिर बच्चा एसिटाइल कोएंजाइम बने, फिर वो कहां गए? क्रेब साइकिल। तो एनसीईआरटी ने मैंने आपको अलग अलग स्टेप करके बताया। तो अब बताओ पायरुविक एसिड एक मॉलिक्यूल है, कितने कार्बन बच्चा? 3, तो 3 CO2 तो रिलीज होंगे एक बार लिंक रिएक्शन में और 2 बार बच्चा क्रेब साइकिल में। मैंने 2 मॉलिक्यूल लिया था ना, बार बार 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 6 तो रिलीज होंगे भाई। एक मॉलिक्यूल, एनसीईआरटी ने एक मॉलिक्यूल का भी बैलेंस किया, फिर 2 मॉलिक्यूल कर लेंगे। तो एक पायरुविक एसिड कितने कार्बन के? 3, तो 3 बार CO2 रिलीज हो रहा है क्या? हाँ। ऑक्सीडेशन कितने बार? 3 बार तो सर NAD से करेगा क्रेब साइकिल में, और एक बार बच्चा लिंक रिएक्शन में NAD से होंगे, तो कितने बार NAD प्लस लिखे गए बोलो? 4 बार। देखिए एनसीईआरटी NAD प्लस कितने बार लिखा गया बच्चा? 4। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने क्रेब साइकिल और लिंक रिएक्शन को एक साथ पढ़ने के लिए बोला। चलिए भाई पढ़ लेते। तो एक बार लिंक रिएक्शन में देख लीजिए ऊपर में फिगर, एक NAD प्लस बच्चा पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनने में, और 3 बार क्रेब साइकिल में, कितने बार बच्चा? 4 बार NAD प्लस। फैट प्लस कितने बार? सर 1 बार। FAD प्लस कितने बार? 1 बार। चलिए वाटर कितने खर्च हुए? 2 वाटर। वाटर बैलेंस करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहां पास ये सारे रिएक्शन कहां हो रहे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब पायरुविक एसिड टूट गया, 3 कार्बन थे बच्चा, तीनों CO2 में निकल गए, 4 NAD था, 4 NADH बने, एक फैट था, एक FADH2 बन गए, और बच्चा हमारे डायरेक्टली एक ATP का फॉर्मेशन हुआ। क्या ये क्लियर है? तो मैंने आपको क्रेब साइकिल अलग से बताया, लिंक रिएक्शन को अलग से बताया, एनसीईआरटी ने दोनों को एक साथ जोड़ दिया। तो ये चीज इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए। चलो बताओ, क्योंकि हमें तो ये करना पड़ेगा ना, क्योंकि एनसीईआरटी तो फॉलो करनी पड़ेगी। चलो बताओ किसे किसे ये समझ में आया? यस सर। सर क्लियर तो है इस सभी को? इक्वेशन में भी सर FAD के साथ प्लस नहीं आना हाँ चाहिए? दे दिया है, लेकिन FAD प्लस अगर होगा तो बनते बच्चे FADH और H प्लस, तो बना दिया FADH2। इसका मतलब है FAD लिखना था, लेकिन उन्होंने लिख दिया FAD प्लस ना, तो ये थोड़ा सा करेक्शन। चलिए आगे बात समझ में क्लियर है सभी को? अब देखिए ध्यान से, यहां तक हो। अब इसके बाद में आपको ETS पढ़ना है, लेकिन हम लोग एक पार्ट अभी हमारा छूट गया है, एक पेज जो बच्चा ये वाला पार्ट था फर्मेंटेशन वाला, ये फटाफट समझा देता हूं कि अगर सेल के अंदर में ऑक्सीजन नहीं होता तो ये फर्मेंटेशन का क्या चक्कर। ध्यान सुनना, बड़ा आसान से, एकदम केमिस्ट्री वाला पार्ट है, जल्दी याद हो। ध्यान सुनना, केमिस्ट्री का पार्ट है, ध्यान सुनना। मान लो बच्चा कि आपने एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज लिया, डन, ठीक है। सबसे पहले कहां गए? ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान में बच्चा स्टार्टिंग में 2 ATP खर्च होते थे, याद है। बाद में 4 ATP बनता था, याद है, ठीक है। और 2 बार होते थे ऑक्सीडेशन, 2 बार क्या होंगे? 1 मिनट
हाँ 1 मिनट। हाँ तो अभी बताइए, और 2 मॉलिक्यूल क्या बने थे बच्चे लोग, NADH। इतना याद है ना आप लोगों को? ग्लाइकोलिसिस के दौरान में इतनी बातें तो आपको कई बार बता रखा है। चलिए अब ग्लूकोज टूटा पायरुविक एसिड। मैं पायरुविक एसिड का डायरेक्टली बच्चा फार्मूला लिख के दे रहा हूं, चीजें आसान है। ग्लूकोज पायरुविक एसिड बन रहा है, फार्मूला बता। पायरुविक एसिड बच्चा होता है CH3 C डबल बॉन्ड O COH। इतना याद रहेगा आपको? ये है बच्चा आपका 3 कार्बन का कंपाउंड, इसी का नाम है पायरुविक एसिड। ठीक है, जिससे चीजें आसान हो जाए। पायरुविक एसिड का अगर फार्मूला याद है, स्ट्रक्चर याद है, तो चीजें बड़ा आसान हो जाए। ठीक, अब मान लीजिए बच्चा सेल में ऑक्सीजन नहीं है, सेल में ऑक्सीजन नहीं, तो प्रोसेस ये है कि एक आप फर्मेंटेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चा? फर्मेंटेशन। तो आपने पढ़ा होगा फर्मेंटेशन 2 तरह पढ़े ना, या तो अल्कोहल बना दीजिए, इथाइल अल्कोहल, तो नाम इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, अल्कोहल बना दीजिए, या तो आप लैक्टिक एसिड बना दीजिए, तो नाम होगा बच्चा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन आपने 2 तरह के पढ़े हैं। तो देखिए इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन कैसे होगा और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कैसे होगा, ध्यान से। तो सबसे पहले ये जो आपका कौन सा पार्ट है भाई, तो ये जो आपका पार्ट था बन गए पायरुविक एसिड, यहां से वो CO2 को रिलीज कर देंगे। तो सेकंड प्रोसेस क्या हुआ? पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बने, अब उन्होंने अपना CO2 को रिलीज कर दिया, CO2 हटा दिया। तो प्रोसेस बच्चा सेकंड क्या कहलाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 हट गए, तो मुझे बताइए क्या बन गए? CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या बच्चा आपको एसिटल्डिहाइड दिख रहा है, जिसे इथेनॉल आप कहते हो? हमने CO2 को निकाला, देखिए ना, हमने यहां से CO2 को निकाल दिया, तो अब क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसी को आप एसिटल्डिहाइड कहते हैं। हाँ सर, सेकेंड स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, एसिटल्डिहाइड बन गए। अब देखिए थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में आपको क्या याद रखना है? ग्लाइकोलिसिस में आपने क्या बच्चा NADH बनाया था क्या? हाँ, हाइड्रोजन लेके NADH बनाया था ना, वही NADH बच्चा यहाँ आएगा, वही बच्चा अपना NADH आएगा और हाइड्रोजन डोनेट करके चला जाएगा। NADH आया, H+ डोनेट करके बच्चा चला, हाइड्रोजन दे दिए। अब देखिए क्या होगा अगर हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा एल्डिहाइड। बच्चा आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि एल्डिहाइड के अंदर में अगर आपने रिडक्शन कराया तो बच्चा बनेगा एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। देखिए ध्यान से सुनना, कैसे बनाया समझिए। एसिटल्डिहाइड था, यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आया, एक बॉन्ड टूटा और यहां पर बन गए बच्चा H, और एक बच्चा यहां H जुड़। तो मुझे बताओ क्या बच्चा आपको ऐसा दिख रहा है? CH3 CH2 OH। क्या बच्चा आपको इथाइल अल्कोहल बनते हुए दिख रहे? कुछ नहीं किया, एसिटल्डिहाइड था, उसके अंदर में C डबल बॉन्ड O थे, बॉन्ड को तोड़ा, उसके अंदर में एक हाइड्रोजन डाला, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो एक नीचे में हाइड्रोजन बना दिया, तो क्या बच्चा? CH3 CH2 OH बन गए, इथाइल अल्कोहल बन गए। इसीलिए तो कहते हैं इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बन रहा है, तो बताइए कितने स्टेप में? अगर इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन करना है, कौन करता है बच्चा? एक सेल वाला फंगस, भाई इस जिसे आप कहते हो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। पढ़ा है ना, कितनी बार आपने पढ़ा होगा कि फर्मेंटेशन में यूज करते हैं, बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, बेकरसिस कहते हैं आप। तो 3 स्टेप बताओ कौन कौन से? पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा CO2 का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन, और तीसरे स्टेप में हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। हो गया बच्चा आपका क्या? इथाइल अल्कोहल बनके तैयार, डन। समझ में आ गया सभी को? फटाफट बताओ, इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन के 3 स्टेप एकदम क्लियर। पायरुविक एसिड बनाइए, उनमें से CO2 को निकाल दीजिए, डन। उसके बाद में अल्डिहाइड बन जाएगा, अल्डिहाइड में हाइड्रोजन जोड़िए, अल्कोहल बन गया, बन गई इथाइल। क्लियर है आप सभी को? फटाफट बताइए, बोलो फटाफट। यस सर। ठीक है, अब एनसीईआरटी की एक लाइन बता देता हूं।
अगर बच्चा आपने ये एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर में बच्चा ग्लूकोज डाल और अपने यहां पर डाल दिया बच्चा ईस्ट, फंगस। फंगस ग्लूकोज को तोड़ेगा और इथाइल एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? इथाइल एल्कोहल। लेकिन इथाइल एल्कोहल का अगर परसेंटेज बच्चा 13% से एक्स्ट्रा हो गया, यानी जैसे जैसे ग्लूकोज टूटेंगे इथाइल एल्कोहल बनेगा, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन चल रहा है। तो वो बच्चा क्या बनेगा? इथाइल एल्कोहल। और 13% से एक्स्ट्रा हो गया बच्चा तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉक्सिक। और ईस्ट खुद मर जाएगा। तो जो ईस्ट था वो टॉक्सिक हो गया, एल्कोहल उसके लिए टॉक्सिक हो गया, खुद उसका बच्चा डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा, ये आपके एनसीईआरटी में लिखिए, आप देखिए ध्यान से। तो यहां पास आपको मिलेगा क्या बच्चा? आपको 13% दिख रहा है ब्लैक पॉइंट से ऊपर। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ। ईस्ट खुद ग्लूकोज को तोड़ रहा है और क्या बना रहा है? एल्कोहल बना रहा है, जो उसके लिए पॉइजन का काम कर रहा है। Themselves to death when the concentration of alcohol reach about 13%. तो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा कि मुझे अगर अल्कोहल 50% वाला चाहिए, 20% वाला चाहिए, 60% वाला चाहिए, हायर कंसंट्रेशन का चाहिए, तो कैसे बनाएंगे? इस तो खुद मर जा रहा है भाई, तो परसेंटेज कैसे बढ़ाइएगा? What then would be the maximum concentration of alcohol beverage that are naturally fermented? यानी कहीं भी नेचुरल फर्मेंटेशन आपने कराया तो उसमें मैक्सिमम अल्कोहल का परसेंटेज कितना हो सकता है? बोलो आंसर बताओ इनसे, कितना होगा? बोलो फटाफट। नेचुरली अगर कोई आप अल्कोहल बना रहे हो, ईस्ट आपने डाला, अल्कोहल तैयार हो गया, तो मैक्सिमम परसेंटेज अल्कोहल का कितना रहेगा? फटाफट बताओ आंसर। बोलो कितना? 13%। 13 रहेगा। 13 पे तो मर जाता है, 13 के बाद तो मरने लगेगा। तो अब एनसीईआरटी ने पूछा, हाउ डू यू थिंक alcohol beverages of alcohol content greater than this concentration are obtained? तो अगर 13 से ज्यादा वाला ऑब्टेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 50% बनाना है, 60% बनाना है, 20% बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो एक प्रोसेस होता है बच्चा जिसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब आप इवेपोरेट करा दो, अल्कोहल जो बना बच्चा इवेपोरेट करा दो, दूसरा जगह कलेक्ट कर लो। तो अल्कोहल बना 5% बना, उसको इवेपोरेट करा दो, दूसरी जगह पे कलेक्ट कर लो। डिस्टिलेशन से आप क्या कर सकते हो? कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। तो ये आपके एनसीईआरटी का ये चीज बच्चा क्लियर होता है। अब सर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कैसे हो? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कैसे होगा? बहुत आसान, ध्यान सुनना। ग्लूकोज आपको दिख रहा है? हाँ। पायरुविक एसिड दिखा बच्चा? हाँ। बस पायरुविक एसिड से इस पर डिकार्बोक्सिलेशन नहीं करना। जो बच्चा पायरुविक एसिड है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O COH है ना, ये बच्चा पायरुविक एसिड है, आपको इस पर डिकार्बोक्सिलेशन नहीं करना। तो सर क्या करें? बस इसमें आपको हाइड्रोजन जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन। तो सर हाइड्रोजन कौन देगा? वही NADH आएगा। और उसने बच्चा अपना हाइड्रोजन दे दिया, और देखना कैसे जुड़ा है। ये क्या थे फटाफट बताना? ये थे पायरुविक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O COH थे। बस क्या मैंने बोला कि आप क्या करो, अगर लैक्टिक एसिड बनाना है भी आपको समझ में आ गया? फटाफट बोलो, क्या आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी समझ में आ गया? देख लीजिए आपके एनसीईआरटी का फिगर। हाँ, तो सर एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा है? ग्लूकोज से ग्लूकोज, ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये सब याद नहीं रखना। आपको ग्लाइकोलिसिस में NADH बने थे वो याद रखना है। अब जो पायरुविक एसिड बना, दो ऑप्शन, या तो इथाइल एल्कोहल यानी इथेनॉल बनाएगा, या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा। तो अगर लैक्टिक एसिड बनना है तो बस NADH जुड़ा, लैक्टिक एसिड बन गया। लेकिन अगर आपको बनाना है अल्कोहल तो दो स्टेप बचा, दो एरो दिया है एनसीईआरटी में। देखिए इथेनॉल प्लस CO2 में लिखने में दो एरो बनाए। पहले एरो में होगा डिकार्बोक्सिलेशन,
फिर उसमें हाइड्रोजन जुड़ेंगे सेकेंड स्टेप पे, और रिडक्शन करके बनेगा बच्चा इथाइल एल्कोहल। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन, डिकार्बोक्सिलेशन था। तो क्या ये चीजें क्लियर रहेगी? फटाफट बोलो। सर एक बार लैक्टिक एसिड वाला दोबारा से बता दीजिए। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लूकोज टूटा और टूट करके क्या बने? पायरुविक एसिड। ग्लूकोज टूटा, क्या बने? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड डायरेक्टली रिडक्शन में जाएगा और बन जाएंगे लैक्टिक एसिड। खत्म। बस दो स्टेप, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बने, हाइड्रोजन जुड़ा, बन गया लैक्टिक एसिड। एनसीईआरटी का फिगर नहीं। लेकिन अगर इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन करना है तो 3 स्टेप। पहले ग्लाइकोलिसिस करके पायरुविक एसिड बनाओ, फिर उसमें से CO2 हटाओ, डिकार्बोक्सिलेशन, फिर हाइड्रोजन जोड़ो, रिडक्शन करो, बन गई इथाइल। क्या आप क्लियर है? फटाफट बोलो। यस सर। ठीक है। अब इसमें भाई एक ही स्टेप आपको बचा है, जो कि बच्चा ETS वाला पार्ट है, तो हमें जल्दी से कवर भी करना है। तो मैं यहां तक तो आपको दे दिया। अगर आपको इसका डिटेलिंग करना है बच्चा, तो मैंने लेक्चर भेज रखा। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, काफी कम टाइम है, तो मैंने बच्चा डिटेल भी लेक्चर दे दिए। आपको टाइम मिले तो डिटेल वाला कर लो, तो मैं आपको वापस से सेंड कर दूंगा। और बच्चे ETS का मैं लेक्चर दे दूंगा, आप उसे आसानी से देख करके एनसीईआरटी से एनालाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि टाइम का मैंने तुम्हें खुद पढ़ा रहा, तो मैं अभी सेंड कर दूंगा आपको ETS का लेक्चर, जो नया एनसीईआरटी का बच्चा, क्योंकि पुराने एनसीईआरटी में ETS ने अलग ढंग के थे, तो मैं नया वाला ऐड करके आपको सेंड कर दूंगा, वहां से कर लीजिएगा, क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। डन? कर लोगे? यस सर। अच्छा, हाँ बोलो, अब डाउट कौन सा था? फटाफट बोलो। सर मैंने आपको 2 क्वेश्चन भेजे हैं सर, प्लीज वो वाला बता दीजिए एक कहाँ बार। मुझे भेजा है? अच्छा, अभी व्हाट्सएप पे भेजा है क्या? यस सर। अच्छा, तो मैं देखता हूँ, फिर बता देता हूँ। हाँ, जिसको भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे भेज दो, तो मेरे लिए आसान हो। 1 मिनट, तुमने कहाँ भेजा है? नहीं, मुझे तो नहीं मिला है। व्हाट्सएप पे भेजा है? यस सर मैंने आपको भेजा और सर आपने देख भी लिया। देख भी लिया? कौन सा नंबर पे है तुम्हारा? लास्ट में 15 बैठे नहीं? एक वो वापस से मुझे भेजो। हाँ, मैंने देखा है। इतने सारे आते हैं ना, इतने सारे बच्चों का, इसमें गड़बड़ होता है। बाकी लोग भी जिनको हो आप, हाँ 1 मिनट अभी आए। 1 मिनट 1 मिनट। In grass, deer, tiger food chain, the grass biomass is 1 ton. The biomass will available for tiger is, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते ही हैं 10% लॉ ना, कि जो ग्रास के अंदर में अगर 100 kg है, ठीक है, उसे अगर डियर खाएगा तो 100 का केवल 10% उसमें रहेगा, यानी 10 kg। और जब टाइगर खाएगा तो उसके अंदर में कितना जाएगा? तो केवल जाएगा उसमें अंदर में 1 kg। तो अब पूछ रहा है द बायोमास विल बी अवेलेबल फॉर टाइगर इज, तो अगर टोटल 1 टन थे, 1 टन में तो कितने किलो होते हैं? 100 किलो। तो ठीक है, ग्रास डियर, ग्रास बायोमास 1 टन, तो डियर के अंदर में कितना जाएगा? 100 kg जाएगा। अच्छा, कितना होते हैं 1 टन? 1000 kg या 100 kg? उसका 10% कर दो। 1000 kg। 1000, तो उसका 10% किसके अंदर में अवेलेबल है? डियर। तो डियर में। टाइगर के लिए कितना अवेलेबल है? 100 kg ना। तुमने 47 किया है, 10 kg किया है, तो गलत है ना। पूछा टाइगर के लिए कितना अवेलेबल है, टाइगर के अंदर कितना एनर्जी जाएगा ये नहीं पूछा। टाइगर को खाने के लिए कितना अवेलेबल है, तो टाइगर को खाने के लिए डियर अवेलेबल है, और डियर में ग्रास का केवल 10% जाएगा। तुमने 100% करके निकाल दिया, समझ में आया? 10 फिर 10 निकाला, इसमें गलती हो गई। समझ में आ गई क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, और क्वेश्चन GGU, GGC, GCA कोड फॉर एमाइनो एसिड। देखो ये तो याद करने वाला है, ठीक है। अगर ये वाले जो 64 कोडॉन है, तुम्हें केवल स्टॉप कोडॉन याद रखना है, तुम्हें स्टार्ट कोडॉन याद रखना है, और सारे कोडॉन तुम्हें याद नहीं रखने, सारे आपको याद नहीं रखने। एनसीईआरटी में आप चेक कर लेना, लेकिन मेरे में से ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हर कोडॉन का बताइए,
कौन क्या करेगा, इतना नहीं पूछा जाता ना। तो आपको स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, फिनाइल एलेनिन वाला यू 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 याद रख लिया, या जी ए जी एनसीईआरटी में है, ग्लूटामिक एसिड सिकल सेल एनीमिया में याद करो, जी यू जी वाला कॉन्सेप्ट है, वैलिन वाला कॉन्सेप्ट है। तो एनसीईआरटी में जो 4-5 कॉन्सेप्ट कहीं पे यूज किए गए बस वही याद है, उसके अलावा याद नहीं करना। ठीक है, Okay, तो sir. बाकी लोग जिनको भी डाउट होगा तो डायरेक्टली आप भेज दिया करो, हाँ, तो मैं आपको सॉल्व कर, चलो ठीक है, ठीक, बाय बाय। Okay, thank you so much, sir. ओके, बाय बाय।